नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका इस वीडियो सीरीज के चौथे लेक्चर में स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सैम्पलिंग टेक्निक का यूज हम लोग विशेषकर इन्फरेंशियल स्टेट्स में करते हैं, जहां हम लोग पॉपुलेशन से सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसी टेक्निक को आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सैम्पलिंग टेक्निक दो तरह की होती हैं विशेषकर। एक को कहा जाता है रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बेसिक डिफरेंस दो होता है। एक होता है वो सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगी जिसमें चांस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल यूनिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर वो अनप्रेडिक्टेबल है तब वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो सकता है उसमें से, जब किसी भी सैंपल यूनिट का उस पॉपुलेशन से निकलने का, सेलेक्ट करने का जो चांस है वो अनप्रेडिक्टेबल है, तब वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगा। लेकिन अगर चांस स्मॉल यूनिट को सिलेक्ट करने का पॉपुलेशन का जो उसका चांस है वो प्रिडिक्टेबल है, तब वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत नहीं आएगा, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत कहलाएगा। दूसरा कंपोनेंट इसका होता है, दूसरा ये होता है कि देयर मस्ट बी सम प्रोबेबिलिटी। वो अगर आप जो सिलेक्ट कर रहे हो यूनिट सैंपल, उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगा और वो प्रोबेबिलिटी वुड बी सेम फॉर सेम टाइप ऑफ सैंपल यूनिट। अगर एक तरह का सैंपल यूनिट है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा सेम होगा, और डिफरेंट टाइप के यूनिट के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही अगर कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो उस केस में किसी भी सैंपल को पॉपुलेशन निकालने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो ये दो डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिफरेंशिएट करने का। पहला, चांस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल यूनिट क्या होता है, पॉपुलेशन से अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। दूसरा, जो सैंपल यूनिट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो ये दो चीज़ है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, तीसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, चौथा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, पांचवा है क्लस्टर सैम्पलिंग, छठा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये ऐसे सैम्पलिंग के टेक्निक हैं जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाते हैं, क्योंकि इसमें जो इस सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। वहीं पे जब आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करिएगा तो वहाँ आएगा कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट या पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग या स्नोबॉल बॉल सैम्पलिंग। ये सारा सैम्पलिंग टेक्निक तब यूज किया जाता है जब सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, उस केस में इस सैम्पलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा इसको और विस्तार में पढ़ते हैं। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला हमने कहा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। ये किसका पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एक तरह का। इसमें क्या है कि ईच सेलेक्टेड जो यूनिट है, ईच सेलेक्टेड यूनिट, ये ऐसा टेक्निक है। इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, एक लार्ज पॉपुलेशन है। चलो हम एग्जाम्पल के लिए पॉपुलेशन मान लेते हैं कि ये A, B, C एंड D हमारे पास पूरा बड़ा वाला पॉपुलेशन है। इसमें से हमको सैंपल निकालना है। सैंपल जो निकालना है उसका साइज हमने 2 बना के रखा है कि हमारा 2 होगा सैंपल का साइज, ठीक है। ये पहले ही से तय कर लिया जाता है कि हमारे सैंपल का साइज क्या होने वाला है, ठीक है। तो ईच सेलेक्टेड यूनिट इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट ड्रॉ। अब जैसे मान लो कि हमको 2 निकालना है, ठीक है, 2 निकालना है, यानी कि A, B, B, C, D ऐसे करके 2 साइज का हमको निकालना है। तो पहले स्टेप में मान लो कि आपने 1 निकाल लिया,
कोई भी एक इसमें से यूनिट निकाल लिया, तो एक यूनिट निकालने का जो चांस है वो क्या है, 1 है, ये टोटल 4 है, तो 1 यूनिट ए मान लो कि आप निकाल रहे हो तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा। ठीक है, अब चूंकि ये क्या कह रहा है, विथ रिप्लेसमेंट, मतलब ए आप निकाले उसके प्रोबेबिलिटी 1/4 हुआ। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले इस ए को जो निकाले हो इसमें से, इसको वापस इस बास्केट में रख दोगे। तो जब इसको वापस बास्केट में रखोगे तो फिर से वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मान लो अब फिर से अगर निकाले तो मे भी हो सकता है फिर से ए आ जाए, या बी आ जाए, या सी आ जाए, या डी आ जाए, कोई भी आएगा, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी फिर क्या होने वाला है, 1/4 ही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से पॉसिबल पेयर कोई भी ए बी, ए सी, ए डी, बी ए बी, बी ऐसे बन सकता है। इसका पॉसिबल पेयर कैसे निकालते हैं, तो जितना पॉपुलेशन में यूनिट हो, मान लो टोटल यूनिट 4 है और हमको सैंपल का साइज कितना निकालना है, 2, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, 4 4 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स कितने निकाले जा सकते हैं, 16। ठीक है, तो यही पूरा ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें इसीलिए कहा जाता है सेम यूनिट का मे बी सेलेक्टेड मोर देन वंस। अब चूंकि वही यूनिट एक बार निकाल के फिर रखा जाने वाला है तो पॉपुलेशन सेम हो जाता है, तो सेम यूनिट का बार बार निकलने का इसमें चांस रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे एक बार जिस यूनिट को आपने चुन लिया उसे वापस पॉपुलेशन में डाल दिया जाता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो, इसलिए हर बार टोटल पॉपुलेशन कांस्टेंट रह जाता है, टोटल पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, सेम इंडिविजुअल को बार बार चुने जाने की इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी हर ड्रॉ में सेम होती है। अब चाहे आपको एक ही यूनिट निकालना है तो आप ए निकालो तो 1/4 प्रोबेबिलिटी, अब अगर मान लो बी भी निकाल लिए तब भी 1/4, सी निकाले 1/4, मतलब चूंकि बार बार आप क्या करोगे, वो निकाल के फिर रख दोगे तब दूसरा निकालने की कोशिश करोगे, इसीलिए हर ड्रॉ में इसमें प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। इसका जो सैम्पलिंग होता है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ए निकाले फिर ए रख दिए, फिर कोई भी निकाल सकते हो, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसका सैम्पलिंग इंडिपेंडेंट माना जाता है। और इसमें टोटल पॉसिबल सैंपल कैसे बनते हैं, n⁴n। ठीक है, इसके बाद आता है एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो पॉपुलेशन है, जैसे मान लो आपके पास पॉपुलेशन ए बी सी और डी है, इसमें अगर फर्स्ट स्टेप में आपको 2 पॉपुलेशन साइज का निकालना है। फर्स्ट स्टेप में मान लो आपने ए निकाल लिया तो इस समय आपका प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, लेकिन अब क्या करना है, अब ए को वापस रखना नहीं है, ए को इसमें रखना नहीं है, अब आपको दूसरा कुछ निकालना है। तो मान लो बी सी डी में से कुछ भी निकल सकता है। तो अब चूंकि पॉपुलेशन क्या हुआ, ए निकल गया है तो 3 ही बचा, यही बचा ना अब, तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। इस तरह फिर दूसरा निकाल लीजिए, ऐसे निकालते निकालते आपके पास बहुत कम बचेगा। तो हम लोग पॉसिबल पेयर्स इसके आधार पे बोलते हैं कि NCN, मतलब कि कितने हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कितना है, 4 यूनिट है, हमको 2 साइज का निकालना है, तो कॉम्बिनेशन 2 4C2 ऐसे यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला यूज किया जाता है 4C2 और इसका वैल्यू आ जाएगा 6, 4C2 का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला ऐसे होता है 4, ऐसे हो जाएगा 4 2 2। ठीक है, इसमें से 4 × 3 हो जाता है, फिर ऐसे फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से ये कट गया और फिर ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 हो जाता है, तो इससे ये 2 बार में कटा, फिर बचा तुम आपके पास 6। तो हमारे पास 6 टोटल पॉसिबल सैंपल होंगे। इसलिए इस टाइप के सैम्पलिंग टेक्निक में कहा जाता है एक बार यूनिट चुना तो पॉपुलेशन से वो परमानेंटली हट जाता है, वो फिर से पॉपुलेशन में नहीं जाता है। इसीलिए हर ड्रॉ में पॉपुलेशन साइज क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, इसमें सेम इंडिविजुअल को 2 बार नहीं चुना जा सकता, एक बार जो चुन लिया गया वो बाहर हो गया पॉपुलेशन से, तो प्रोबेबिलिटी एवरी ड्रॉ में चेंज हो जाती है। हमने पिछली बार में क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी हर ड्रॉ में सेम रहने वाली है, लेकिन इसमें एवरी ड्रॉ में चेंज हो जाती है। इसका सैम्पलिंग डिपेंडेंट होता है, चूंकि आपने एक निकाल लिया है तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगा, एक निकल गया तो इस पे डिपेंड हो गया ना, क्योंकि अब 3 ही के आधार पर हम लोग प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। हाँ, तो इसलिए इसका सैम्पलिंग डिपेंडेंट माना जाता है और इसका टोटल सैम्पलिंग जो टोटल सैंपल निकालता है NCN
से निकलता है। ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये भी एक तरह का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि फर्स्ट यूनिट आप रैंडमली कोई सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसके बाद का रिमेनिंग यूनिट क्या करना कि फिक्स इंटरवल, केथ इंटरवल पे आप निकालना। जैसे मान लो कि आपके पास 500 हाउस होल्ड हैं, 500 हाउस होल्ड्स हैं, और इन पे आपको जाके प्रोबेबिलिटी सैंपल, मतलब 500 हाउस होल्ड का क्या करना है, पॉपुलेशन है। ठीक है, आपको उसका सैम्पलिंग निकालना है। ठीक है, तो मान लो कि आपको 50 इसमें से सैंपल निकालना, सैम्पलिंग का जो साइज है वो 50 है। तो आप क्या करोगे, पहला निकाल लोगे, पहला यूनिट इसमें से, पहला 500 में से पहला निकाल लिए। अब इसके बाद किस किस स्टेप पे, मतलब किस टर्म का निकालोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लो। क्या, k इजकल टू एन, टोटल 500 है, हमको सैंपल साइज 50 चाहिए, तो 50 से डिवाइड कर दो, यानी कि 10। यानी कि इसके बाद जो 10वें पोजीशन पे आएगा उसको ले लो, फिर 10वें के बाद उसके बाद जो 10वां आएगा उसके ले लो। तो ऐसे करते करते आपको पूरे मतलब 50 पॉपुलेशन मिल जाएंगे इस पूरे सैम्पलिंग में। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड होता है, जो कि एक तरह का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट होता है। ये इसका पॉजिटिव साइड क्या है, ये सिंपल होता है, फास्टर होता है। यदि पॉपुलेशन में कोई हिडन पैटर्न हो गया तब ये रिजल्ट बायस दे सकता है। ठीक है, इसीलिए हिडन पैटर्न ना रहे उसके लिए एक तरह का बेस्ट सैम्पलिंग मेथड माना जाता है। चौथा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। इसका नाम ही है स्ट्रेटिफाइड, मतलब क्या होता है कि पूरे पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर लो होमोजीनियस सब ग्रुप में। याद रखना, इसका जो सब ग्रुप होगा जिसको स्ट्रेटा बोलोगे वो होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप उस ग्रुप में से रैंडमली कोई यूनिट निकाल लो। जैसे कि अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कोई कॉलेज है। ठीक है, कोई कॉलेज है, तो कॉलेज में मेल और फीमेल दोनों होंगे, तो दोनों को अलग अलग स्ट्रेटा में बांट दो। तो तुम्हारे पास मेल अलग होमोजीनियस ग्रुप हो गया, फीमेल एक अलग होमोजीनियस ग्रुप हो गया। अब मान लो मेल टोटल स्टूडेंट इसमें 100 हैं, मेल हैं 50, मान लो कि मेल 60 है और फीमेल 40 है। ठीक है, तो तुम्हारे पास 60 मेल है, 40 फीमेल है टोटल पॉपुलेशन में। अब आपको मान लो कि सैंपल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसी प्रोपोर्शन में, मान लो ये 60 है, अगर मान लो कि आपको 4 सैंपल निकालना है। ठीक है, तो 4 सैंपल ऐसा निकालोगे कि 60% क्या निकले, मेल निकले, 60% मेल, और 40% क्या निकले, फीमेल निकले। ठीक है, मतलब हमने क्या किया कि 60 मेल है, इसमें से हमको और इसमें से मिला के हमको 4 सैंपल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिए, मेल और फीमेल, फिर मेल में से जो निकालने का प्रोबेबिलिटी होगा, जैसे मान लो कि 60% अब चाहिए, तो 4 का 60% लगभग हम लोग 3 बोल सकते हो, चूँकि पॉइंट में आएगा। अच्छा, मान लो कि हम 10 निकालना है, थोड़ा ईजी कर लेते हैं इसको। सैंपल मान लो कि 10 निकालना है, तो 10 का 60% 6 और 40% 4, यानी कि 6 मेल और 4 फीमेल निकालना है। तो अब जो 6 मेल निकालना है किस में से, 60 में से, तो वहाँ हम लोग फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे, यानी कि उसमें से निकालने का फिर टोटल प्रोबेबिलिटी सेम रहना चाहिए। यानी कि मेल में से 6 निकालने का आप कोई भी मेल निकाल सकते हो, उसमें से कोई आप फिक्स नहीं करोगे। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा स्ट्रेटिफाइड से, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को नेचुरल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा पूरा नेशन है, इंडिया है, इंडिया को हमने बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं, ये क्या है, अलग अलग क्लस्टर हो गए, मान लो इसको क्लस्टर मान लो। ठीक है, तो अब जो अगर तुमने स्टेट को क्लस्टर मान लिया, अब एक स्टेट से तुमको कुछ सैंपल निकालना है, तो ये जो सैंपल निकलेगा इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज होना चाहिए। मतलब स्टेट्स के अंदर अगर कुछ यूनिट निकालना है, क्योंकि तुमने उसको क्लस्टर मान लिया, वो नेचुरली कोई ग्रुप है, तो उस क्लस्टर से कोई सैंपल निकालना है, तो वहाँ पे आप SRS, मतलब कि वहाँ पे हर एक यूनिट का सेलेक्ट होने का कुछ ना कुछ चांस होगा,
कुछ ना कुछ चांस होगा। ठीक है, तो ये हुआ क्लस्टर सैम्पलिंग। एक होता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक। ये भी एक तरह का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ही टाइप होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेज पे हम लोग टेक्निक यूज करते हैं। जैसे मान लो कि ये नेशन है, फिर हमने स्टेट में डिवाइड किया, तो यहाँ हमने क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर लिया। फिर स्टेट के बाद हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, मे बी यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटिफाइड यूज कर लें। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पुअर हैं, उनको अलग, और जो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पहले से रिच हैं, तो इनको अलग। तो ये अलग स्टेटा बना लिए, ये अलग स्टेटा बना लिए, तो यहाँ स्ट्रेटिफाइड यूज कर लिए। फिर विद इन दैट डिस्ट्रिक्ट अगर हम कोई यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अगर रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर लिए। तो इस तरह से अलग अलग स्टेज पे, अलग अलग, इस स्टेज पे कुछ और, इस स्टेज पे कुछ और, इस स्टेज पे कुछ और, हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ठीक है, तो उसमें पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा, जो सैंपल का सिलेक्शन होगा वो बेस्ड ऑन अर्ली इजी एक्सेस, प्रॉक्सिमिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स। मतलब जितना इजी से हम लोग सैंपल को, पॉपुलेशन में से सैंपल को जितना इजीली हम लोग ड्रॉ कर पाए। ठीक है, जितना इजी हम जिस सैंपल को ड्रॉ कर पाते हैं उसको ले लो, तो उसको आप कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहोगे। इसका प्रोज क्या होता है कि वेरी फास्ट तो होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बायस्ड रिजल्ट देगा। ठीक है, पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, ये ऐसा होता है जिसमें रिसर्चर जो होता है वो इंटेंशनली सेलेक्ट करता है किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या यूनिट को। ठीक है, जैसे मान लो कि हमको स्टडी करना है कि किसी यूनिवर्सिटी में जॉब का सिचुएशन क्या है, तो आप इसमें से यूनिवर्सिटी में मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें से आप अगर उन्हीं बच्चों में से जाओ जिनके पास जॉब ना हो, तब तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा कि नो जॉब इन दिस यूनिवर्सिटी। और अगर ऐसे बच्चों के पास जाओ जिनके पास जॉब हो, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा कि जॉब गिवर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग होता है, हमारा पर्पस क्या है, दिखाना क्या है, उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो अपने जजमेंट या पर्पस के आधार पे सुटेबल सैंपल लेते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का रिजल्ट बायस दे सकता है। तीसरा क्या है, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या करते हैं कि हम लोग पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लो कि पूरा पॉपुलेशन है, जैसे मान लो ये पूरा यूनिवर्सिटी है, मान लो 100 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसको हमने ग्रुप में बांट दिया, मान लो कि 10-10 का एक ग्रुप बना दिया है, 10 स्टूडेंट्स प्रत्येक में है। अब हमने क्या किया, अब कोटा बांट दिया कि हम इसी 10 वाले ग्रुप को लेंगे, इसी 10 वाले ग्रुप को लेंगे। ठीक है, हमने खुद से, इसका कोई मतलब, इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, मेरा मन किया कि इस वाले ग्रुप को लेना और इस वाले ग्रुप को लेना, तो उसी ग्रुप को लेके हम सैम्पलिंग कर लिए और स्टडी कर लिए, तो उसको कहेंगे कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक होता है जिसमें वो वहाँ यूज होगा जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट, जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट है, वही फ्यूचर पार्टिसिपेंट के बारे में बता देता है कि हम वहाँ डेटा मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आप एक सैंपल यूनिट के पास जाते हो डेटा कलेक्ट करने,
और यही सैंपल यूनिट दूसरे सैंपल यूनिट के बारे में बता देता है कि वो वहाँ रहते हैं, उनसे जाके आप डाटा कलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन बनता है इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसमें भी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, इनके ही इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग जाते हैं दूसरे रिस्पोंडेंट के पास और वहाँ से डेटा कलेक्ट करके लाते हैं। तो आज के क्लास में ये पूरा ये इतना ही है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को अच्छी से समझ लिए हैं। तो फिर लास्ट में वही कहेंगे कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो अच्छा से अच्छा लाने के लिए आपके लिए। थैंक यू।